इसका मतलब ये है कि चैलेंज जो है ना, उसको हमको एनालाइज करके उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे कि हमें क्यों मुश्किल ये आ रही है, और दूसरे उसके कारण ढूंढने के बाद कि इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये इट इज ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। और मैं ये कहूंगी, मेरे लिए दो चीजें आई, एक तो ऑफ कोर्स अपने बेटे का, और दूसरा मुस्कान। क्योंकि ये शुरू में ही दिख गया कि अगर हम आज नहीं उसके ऊपर काम करेंगे कि ये एक ऐसी जगह हो जहां हमारे बच्चों को सीखने का, अच्छी जिंदगी बिताने का। उस समय तो जब शुरू किया था तो काम का भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितना क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बट ये जरूर था कि ये कलेक्टिव ही एफर्ट होगा, तभी इसमें से हमारे बच्चों के लिए कोई रास्ता, कोई अच्छा फ्यूचर निकल के आएगा। ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ये जिंदगी में बहुत बहुत हेल्प करती है, बहुत स्ट्रेंथ भी देती है। क्यों स्ट्रेंथ? क्योंकि जब आप फाइट करते हो तो फिर आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपके अंदर एक उत्साह आता है, आपके अंदर एक होप आती है कि दिस कैन बी ओवरकम। जब जो हमारे बच्चों से कनेक्टेड जिस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए अगर हम ऐसे चुपचाप बैठ जाएं तो वो कुछ हमें कहीं भी नहीं लेके जाएगा। So we have to find solutions for all this. एक और भी चीज है, अब मैं ये नहीं कह रही मैं इस समय, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस से बात कर रहे हैं तो हम इतना इंटरेक्टिव नहीं हो सकते, बट शायद बहुत सारे पेरेंट्स, इवन दो योर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप, 15 साल 20 साल 25 साल के हो गए हैं, पर फिर भी आपके अंदर जो दुख है या होपलेसनेस है या गिल्ट है या फ्रस्ट्रेशन है, वो हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी उन इमोशंस के साथ डील कर रहे हों, मतलब जूझ रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों, और हो सकता है कुछ लोग इससे बाहर भी निकल आए हैं। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि नेगेटिव इमोशंस के साथ जिंदगी बितानी, दुख और फ्रस्ट्रेशन के साथ, गुस्से के साथ जिंदगी बितानी जो है, वो कहीं ज्यादा मुश्किल है देन टू डील विद देम एंड कम आउट ऑफ इट एंड लिव विद ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे अपनी पेशेंस को बढ़ाना ही बढ़ाना है। इफ आई एम टुडे आई एम नॉट एज पेशेंट, एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, तो मुझे उसको ओवरकम करना है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। सो वी हैव टू एग्जामिन, मतलब परेशानियों के साथ क्यों जिए, जबकि हर परेशानी का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। कभी वो सर्कमस्टेंसेस को बदल कर होता है, मतलब कुछ सिचुएशंस को बदल कर होता है, कुछ कई बार अपने व्यवहार को बदल कर होता है, और बहुत बार अपने एटीट्यूड्स को बदल, अपनी थिंकिंग के तरीकों को बदल के वो चेंज, हम सल्यूशन निकालते हैं। एक जो चीज आप सब लोगों ने किसी न किसी लाइफ स्टेज पे या किसी न किसी सिचुएशन में जरूर महसूस की होगी कि हम जब उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं ना कि हमें क्या लाइफ में नहीं मिला, या हमारे बच्चे को लाइफ में क्या नहीं मिला, या हमारे और प्रियजन को, some your husband or your sister or brother or parents, whoever, कि हम जो नहीं है उनके पास, उससे बहुत दुखी होते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी कि कोई कमी आपको कभी महसूस ही नहीं होगी।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइफ तो हर तरीके की सर्कमस्टेंसेस लेके आएगी, कभी अच्छी होंगी कभी नहीं अच्छी होंगी। बट ये जरूर हो सकता है कि जो हमारे पास है, जो कमियां हमको आज दिख रही हैं, वो कल को हमें कमियां ना लगें। वीडियो वो सोचने के तरीकों पे, एंड मैंने एक तरीका देखा है बहुत इफेक्टिव है कि लेट अस काउंट आवर ब्लेसिंग्स, let us be grateful to whatever is the providence. Let us be grateful to the higher powers for what we have in life. और मैं इसको इतने एक्सटेंड तक देखती हूँ कि मैं जब लोगों को देखती हूँ कि किस किस तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं, कई बार उनकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही होती है, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो देख नहीं सकता, या एक हियरिंग इम्पेयर्ड है जो सुन नहीं सकता, या किसी को चलने में कठिनाइयां या और तरीके के। तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी नियामत है कि हमारे हाथ पैर और सारे हमारे जो सेंसेस हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी जिंदगी में? सो बट उसकी तरफ ध्यान खासकर फोकस में लाना उन चीजों को, सो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप ऑप्टिमिज्म, that also helps in overcoming many negative emotions within ourselves. So परेशानियों से मुक्त होने का एक और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि हम कहें देखो अच्छा इस चीज में तो मुश्किल है, बट कितनी सारी चीजें ईश्वर ने मुझे इतना समर्थ बनाया है, या मेरे परिवार में या मेरे प्रियजनों के साथ, मेरे बच्चों के साथ इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, एंड लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो अपने चैलेंजेस को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि जो है हमारे पास वो भी हम खोना शुरू कर दें, उसका भी हम बेनिफिट ना उठा पाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ अगेन, यू सी दीज आर वेरी पर्सनल मोमेंट्स दैट आई feel like sharing with other parents and with other colleagues of mine, कि जिन दिनों मुझे 3-4 साल लग गए थे उस ग्रीफ से निकलने में आफ्टर माय सन वाज बॉर्न, तो मैं उस समय कई बार अपनों को कहती थी कि देखो मुझे तो ईश्वर ने ठीक ठाक रखा है ना, मैं क्या इस बच्चे की ध्यान नहीं रख सकती? एक छोटे से मासूम बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती जो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ अपनी उसको लेके कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर दूसरा मैं सोचती थी इतनी ही वॉज माई सेकेंड चाइल्ड, तो मैं सोचती थी मेरी बेटी इतनी इतनी प्यारी बच्ची है, सब कुछ इतना अच्छी तरह से कर रही है, माई हस्बैंड इज सो सच ए नाइस पर्सन, सो सपोर्टिव, माई इन लॉज आर सो केयरिंग, तो मैं क्यों आई एम लूजिंग आउट ऑन ऑल दीज blessings in my life if I allow this particular fact of my life that my son is going to live with certain deprivations। तो इसको मैं इतना हावी होने अपने ऊपर होने दूं कि बाकी सारी चीजों की वैल्यू ही मेरी लाइफ में उसको एंजॉय ना कर पाऊं। तो जो चैलेंजेस हैं उनको समझ के उनका सल्यूशन ढूंढना is much beneficial, much more rewarding in life than to let you see our frustrations and our problems overwhelm us. So इस चीज को लेते हुए फिर मैंने एक चीज और देखी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि हम ये कहते हैं कि अब जिंदगी में जो कुछ भी आता है, कुछ आप सब चीजें आप बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट करें रियलिटीज जो जिंदगी की हैं उसको एक्सेप्ट
करने में ज्यादा बुद्धिमानी है, बजाय कि उससे फाइट करते रहें। यहाँ पर भी मुझे लगा कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक तो होती है पैसिव एक्सेप्टेंस, दैट वी रिजाइन टू आवर लाइफ, कि अब जो है चल रहा है ऐसे ही चलेगा, और जिसे हम कहते हैं पैसिव एक्सेप्टेंस, कि अब आप कुछ कर नहीं सकते तो बस ऐसे ही चलेगा, चलते रहने दो। दूसरा है एक्टिव एक्सेप्टेंस। देखिए, जो पैसिव एक्सेप्टेंस है वो ना तो आपको एनर्जी देगा, ना आपको स्ट्रेंथ देगा, और बल्कि और ज्यादा आपको नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ ले जाएगा, बिकॉज resigned attitude towards anything in life means hopelessness, lack of optimism, और जिंदगी बिना होप के दुभर बन जाती है। तो we have to move towards, make an effort, और ये एफर्ट से ये सारी चीजें बदलती हैं अपने अंदर। एक्टिव एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स इट इज देयर, आई रिकग्नाइज इट, now along with it let me see how do I solve these difficulties, and secondly, how do I come out stronger, wiser, more effective, more caring towards other people, more efficient in doing my work. तो वो होता है एक्टिव एक्सेप्टेंस, कि हमने एक्सेप्ट किया, पर हम बहुत सारी चीजें उसको देख रहे हैं जो बदलने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इफ वी ट्राई एंड मूव फ्रॉम पैसिव एक्सेप्टेंस टू एक्टिव एक्सेप्टेंस, then it unleashes, actually it is a big reservoir of energy in life, energy, optimism, strength, and so on. So मैं ये कहती हूँ कि none of us need to resign to life passively. हम कहें नहीं ये है सिचुएशन, अब हमारे बच्चों के साथ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ रहा है कि मेरा बेटा जब 22-23 साल का था, that is the time, and he has always been a very energetic, very enthusiastic, zestful person. तो मैं बहुत सारी उस समय डेप्रिवेशंस उसकी लाइफ की, कुछ टाइम के लिए मुझे वो बहुत उदास कर रही थी कि how he would be deprived in life for so many small pleasures. मैंने देखा मैं उदासी की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने कहा देखो ये चीज ठीक नहीं है। और किस चीज ने हेल्प की? मैंने कहा हम सब पेरेंट्स हम चाहते हैं अपने बच्चों को परफेक्ट लाइफ देना, बट क्या वो रियलिस्टिक है? क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में है कि वो कैसे उसकी लाइफ बनेगी, कुछ उसके हाथ में है, कुछ उसकी नियति लेकर एक लार्जर डेस्टिनी के भी कहीं हम हिस्से हैं। तो जब वो उस तरीके से मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा डेप्रिवेशंस किसकी लाइफ में नहीं है? क्या मेरी लाइफ में नहीं है? क्या मेरे और बच्चों की लाइफ में नहीं है? या कहीं और जगह नहीं है? तो हर एक को डेप्रिवेशंस के साथ जीना सीखना पड़ता है। तो सिमिलरली मैं ये कहूँ कि मैं अपने बच्चे को पूरी मतलब ऐसी लाइफ दूं जिसमें कोई उसको परेशानी ना हो, कोई डेप्रिवेशन ना हो, कोई कमी ना रह जाए, तो वो अनरियलिस्टिक है। तो मैंने कहा डोंट एंटरटेन अनरियलिस्टिक आइडियाज, बट हाँ जिस तरह से उसको he will have to deal with his deprivations, but उसको सपोर्ट करना to deal with those क्या कहना चाहिए कमियां अपनी जिंदगी में, उसके लिए सपोर्ट करना मेरी जिम्मेवारी है। सो जैसे मैंने उस तरीके से अपनी थिंकिंग को टर्न दिया, आई वॉज स्लोली आउट ऑफ माई सैडनेस अबाउट इट। और आज तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मुझे आज कोई कमी ही नहीं दिखती है, बल्कि इतनी स्ट्रेंथ्स दिखती हैं।
और वो मेरी जिंदगी में मुझे एक आशीर्वाद के तरीके से मुझे महसूस होता है, और इसमें जरा भी एग्जैजरेशन, आई एम सो हैप्पी विद माय सन। सो मैं फिर सोचती हूँ कि देखो, बहुत कुछ चीजें हमारे सोचने के तरीकों से बदल जाती हैं। ये एक प्रेयर मैंने कहीं पढ़ी थी, और मुझे इसमें इतना विजडम नजर आई, तो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग। सो इट सेज, ओ लॉर्ड, may I have the capacity and maturity to accept gracefully what I cannot change. हमें इतने सारी चीजों से अपनी जिंदगी में शिकायत होती है, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। कभी चीजों को लेके, कभी लोगों को लेके, कभी पैसों को लेके, कभी बीमारी को लेके, एंड सो ऑन। सो पर हम उन्हें बदल नहीं सकते, दे आर देयर। सो मे आई हैव द कैपेसिटी एंड मैच्योरिटी to accept gracefully what I cannot change. Now, this is active acceptance. The will and effort to change what I can. Will भी चाहिए और प्रयत्न भी चाहिए, काम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, to change what I can. So, जो हम अभी बात कर रहे थे कि चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस की, हर चैलेंज का एक सोल्यूशन है। कोई ना कोई आई कैन मतलब bet on this that there is no problem in life for which there is no solution. So the will and effort to change what I can, and last is also very important, the wisdom to know the difference, what I can change and what I cannot change. उन दोनों को के फर्क को समझने के लिए एक विजडम भी चाहिए, क्योंकि जब हम पैसिव एक्सेप्टेंस करते हैं तो हम रिजाइन करते हैं सिचुएशंस को, और हम कहते हैं नहीं बदल सकते। मान लीजिए आपका किसी फैमिली मेंबर से बहुत रिलेशनशिप इज बिटर, आप इंडिविजुअल को बदल सकते हो, सिर्फ एक ही तरह है, एक ही तरीका है, आप अपने व्यवहार को बदल के दूसरे के व्यवहार को बदलने की कुछ आशा कर सकते हो। बट अगर हम ये कहें कि हमारे कहने से दूसरा आदमी बदल जाएगा, वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो। सो ये डिफरेंस समझना कि कहाँ क्या बदलने की जरूरत है और कैसे बदलने की जरूरत है, इस चीज के लिए this prayer is asking for wisdom. So अगर हम अपने बच्चों के संदर्भ में ले, हम बच्चों की कंडीशन नहीं बदल सकते। We have to accept gracefully, and we have to slowly. It does not happen in a matter of few days. Maybe some parents are able to do it, but I know it took me a long time. So accept gracefully that what is there, it's my child, it's my responsibility, and I have to do the best in terms of nurturing the growth of the person. The will and effort to change what I can, which meant कि जब हम अपने बच्चे को हर वक्त, all parents do it all the time, teachers are doing it so much, कि हम उनको उनके अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं through teaching them, through training them, through dialogue with them, through making them understand the situation, etc. तो वो सब एक एफर्ट हम कर रहे होते हैं, और वो एफर्ट क्योंकि एक विल है अंदर कि मुझे ये मेरी जिम्मेवारी है और मुझे इसको अच्छी तरह करना है, और इसको करने से मैं किसी की जिंदगी में थोड़ा सा अच्छा
पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ. So this is all the time happening. In case we cannot change the condition of our children, but we can definitely work towards maximizing their fullest development and arrange for a good life for them. और वो गुड लाइफ क्या होती है, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वो होती हैं कि जो एक बेसिक नीड्स होती हैं जिंदगी की हर एक के केस में, हमारे और आपके और हमारे बच्चों के, उनको हम ध्यान रख सकें, उनको दे सकें, उनको इज्जत और उनको ढेर सारा प्यार. वो भी नहीं पी सकते. और we make them important member of our family, of our society, of our institute, wherever we are connected with. इसके बाद मैं अभी तक मैंने थोड़ा सा challenges के ऊपर आपसे बात की है कि optimistic होना बहुत मायने रखता है जिंदगी में. अब हम थोड़ा सा इस पर देखें कि हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स के पीछे क्या हो रहा होता है, क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं. तो मैंने क्या किया कि मैंने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सोचने की कोशिश की, which is of course was easier for me because I myself am a parent. फिर मैंने टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझने की कोशिश की, क्यों we all are teachers also, and then I am in touch with, or I am a part of you see the entire team of Muskan, which is putting immense efforts in bringing that change. फिर मैंने जो हमारे बच्चे हैं, मतलब जिसमें आईडी है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोचा कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा. एंड देन मैंने बाकी भाई बहनों के हिसाब से भी सोचा. तो इस पूरी चीज को मैंने 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की. सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पेरेंट्स स्ट्रगल्स. देखिए, जाने अनजाने जरूरी नहीं है कि आपको ये बहुत क्लैरिटी हो, बट जब बच्चे में किसी भी तरीके की कोई मुश्किल आती है, कुछ कमी आती है, तो कहीं बहुत बड़ा धक्का लगता है कि अपनी सेल्फ इमेज को. मैं आपको बताती हूँ, मेरे लिए ये थॉट कि मेरा बच्चा शायद कभी पढ़ लिख भी नहीं सकेगा was a very very difficult situation for me. क्यों मेरी डिफिकल्ट थी? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल उसको अकम्पलिशमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू करती थी, जैसे कि सब करते हैं. तो पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा वैल्यू करती थी, और ये देखना कि मेरा बच्चा ये भी नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, कैसे लोग देखेंगे उसको, कैसी उसकी जिंदगी रहेगी, कैसे हमारी जिंदगी रहेगी, ये सब ने इतना ज्यादा परेशान करना शुरू किया कि जिसे, और एम्बैरेसमेंट, लोग घूरते हैं बाहर जाओ तो वो आपके बच्चे को देखते हैं, आपके बच्चे से प्यार से, मतलब थोड़ा दूर, कुछ उनको डर रहते हैं और थोड़ा दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसे हटने की कोशिश करते हैं. ये सब बिल्कुल जैसे आपको ऐसे अंदर तक जैसे आपको इतना रैटल कर जाता है ये चीज. तो मैंने ये सोचा, तो I was also going through that, and I feel in different measures every parent, mother and father, perhaps mothers more than father, but both of them, they go through this process of self loss. जैसे बहुत कुछ कमी आ गई है जिंदगी में, बहुत कुछ अपने आप में कमी आ गई है. तो मैंने जब इस चीज को एनालाइज किया कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है,
क्यों, यहाँ तो इनोसेंट लाइफ की बात है एंड माई रोल इज टू हेल्प हिम ग्रो, और मैं अपने में ही घुलती चली जा रही हूँ। तो जब मैंने ये समझ में आया तो फिर मैंने उसको अलग करने की, मैंने कहा मैंने जो करना है, जो मुझे अच्छा लगता है करने में, या जो मेरी अपनी इमेजेस हैं, वो अलग चीज है। मुझे ऑब्जेक्टिविटी अपने अंदर लानी है कि मेरा बच्चा जो कुछ कर सकेगा वो उसके लिए अच्छा है, और मुझे उसको रेस्पेक्ट करना है जो मेरा बच्चा कर सकेगा। कई बार रेजी एज पेरेंट्स हम बाकी अपने बच्चों के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके भी अचीवमेंट्स पे इतना ज्यादा हमारा फोकस रहता है कि हम उसी में उलझे रह चले जाते हैं। हर बच्चे का अपना टेम्परामेंट है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटीज है, अपनी तरह से करता है। तो अलग कर पाना इस चीज को, हर इंडिविजुअल अलग है और हर एक के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, और हर एक की अपनी अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स या फेलियर्स होंगी। तो मुझे उन चीजों से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना है। मुझे जो अपनी जिंदगी में करना है वो मेरे हाथ में अभी भी है, तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। सो दिस डीलिंकिंग the image, self-image, with the deficiencies of our child. In other words, we will say being objective in the situation. Active acceptance of the situation. ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो पेरेंट्स के साथ चलता रहता है। और ये चीज अगर आज भी जब लोग आपके बच्चे को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं और आज भी आपकी वो परेशानी का कारण बनता है, तो इसका मतलब है यू हैव स्टिल टू वर्क ऑन योरसेल्फ in becoming more and more objective and not entangle your own self image with others. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ बहुत पहले ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत पहले मैंने ये मेरे मन में ये फीलिंग आएगी तो लोग अगर तरह तरह से बिहेव करेंगे मेरे बच्चे के साथ और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बड़ा पेनफुल लगेगा, तो वो लोग जो है ना उनको नॉलेज नहीं है, वो इग्नोरेंस के लिए की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और जहां मुझे ठीक लगेगा मुझे लोगों को समझाना है, ये नहीं कि हर जगह मतलब मेरा स्टाइल ही वो बन जाए। जहां मुझे लगे कि हाँ ये आदमी थोड़ा सा जानना चाहता है, उसकी क्यूरियोसिटी है और वो समझेगा इस चीज को, तो वहां पर एफर्ट करती थी। बट I did not let myself get affected by the neglect or ridicule of others. मैंने समझाने की कोशिश की लोगों को, तो क्या हुआ कि उससे you can deal with the situation much better. लोगों को अच्छा कई बार ऐसा होता है, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा होता है कि हम सोचते हैं कि जैसे हर पेरेंट को पता ही होता है कि भाई अगर उसके बच्चे में कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसकी फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वो सब पेरेंट है तो सब समझता है। ये बात सही नहीं है। अभी जैसे एक मदर ने कहा है ना, इट वाज वेरी टिपिकल बिकॉज आई आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको पसंद नहीं आता एक चीज करना तो उससे वो करवाना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत धीरे धीरे चीजों को करता है एंड सो ऑन। सो मतलब ये है कि देयर इज अ रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग, और वो रीजन जो है जब हम समझें ये खाली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से ही ये हो रहा होता तो फिर कभी बदलती ही नहीं बिहेवियर बच्चे का। बट बिहेवियर बच्चे का बदलता है जब हम समझ के उसके ऊपर काम करते हैं। सो ये जानना ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो वो व्यक्ति के फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करती है, जो कि हमने लास्ट टाइम जो
आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था, उसमें मेरा खास एम्फेसिस यही था किस तरह से वो बहुत सारे फंक्शंस को अफेक्ट करती है। अभी हम आगे भी उसको लेंगे। फिर अपने अंदर एज ए पेरेंट वी हैव टू रियली build up our strengths, both physical resources and psychological resources. Physical resources का मतलब है कि मैं ये कहूँगी कि अब being a mother, sometimes we are overwhelmed by all kinds of demands on us. कुकिंग भी करनी है, घर को भी ठीक करना है, कपड़े भी देखने हैं, आने जाने वालों की भी आपको उनका भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों की नीड्स का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड की भी अपनी एक लाइफ है, उसके साथ भी आपको कोऑपरेट करना है एंड सो ऑन। सो अब ये है कि कहीं पर कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं कि इस समय प्रायोरिटी मेरी ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब बहुत छोटा था पुनी, तो मतलब नेचुरली ही डिमांडेड, अगर घर में कोई आए या मैं कहीं जाऊं तो मुझे पुनीत के साथ बहुत टाइम बिताना पड़ता था एंड आई कुडंट बी विद माय फ्रेंड्स और विद अदर पीपल सो मच। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था, मैंने कहा यार तो देखो हर जगह मैं जाऊंगी नहीं, पर मैं जाऊंगी आपके साथ, पर फिर देन आई विल बी विद पुनीत एंड यू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से हमें कुछ अपनी बनानी पड़ती है कि हमें भी कुछ टाइम मिले, हमें भी कुछ प्रायोरिटीज हमारी हैं। और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब ये इनर स्ट्रेंथ्स पैदा करना कि, और ये इनर स्ट्रेंथ्स बहुत तरह की होती हैं, अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाना, अपने अंदर वो पेशेंस लाना, अपने अंदर वो परसिवरेंस लाना, अपनी कामों को करने के लिए एक लेवल की एफिशिएंसी लाना ना, ये सारी चीजें जो हैं वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि जब हमारे पास ऐसा कोई बच्चा आता है जिसकी डिमांड ज्यादा है तब ये थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, बट as a woman and the kind of role that we have in our families and in society, there are lots of demands on us and we have to you see prioritize all that. हमारी टाइम, हमें बहुत एनर्जी है, पेशेंस है, और एक चीज और भी है, हमारे समाज में अभी सपोर्ट सर्विसेज नहीं। आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको 2 दिन के लिए जाना है और आपको वहाँ पे आपको आपकी डिमांड ऐसी है कि आप अपने बच्चे को नहीं लेके जा सकती हैं, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी बच्चे की 2 दिन 4 दिन के लिए अच्छी तरीके से वो रह सके और उसकी प्रोटेक्टेड और सेफ एंड गुड प्लेस टू, नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसे हम कहें कि अच्छा आप हमारे घर आके और सुबह से लेके शाम तक या आप 4 घंटे के लिए आके और मेरे बच्चे को देख लो। तो हमारे सपोर्ट सर्विसेज की इतनी कमी है कि अब आप ये देख लीजिए कि अगर उस समय में 80s में जब मुस्कान शुरू हुआ तो अगर हिम्मत कुछ लोगों ने ना की हुई होती, कुछ पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स ने मिलके, तो आज ये भी सपोर्ट सर्विस नहीं होती। तो ये सपोर्ट सर्विसेज की इतनी कमी है अभी हमारे समाज में कि जो हैं भी वो बहुत थोड़े लोगों को मिल रही हैं और ज्यादातर लोगों के तो लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने कि हम कैसे इन सब डिमांड्स के साथ अपनी जिंदगी को आगे चलाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो अब बाकी भाई बहनों की दृष्टि से अगर हम देखें, देखिए हमारे ज्यादातर घरों में 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चे में इस तरह की डिसेबिलिटी है। हमारा फोकस कई बार इतना ज्यादा चला जाता है अपने इस बच्चे पे, या दूसरी तरफ भी हो जाता है
कि बाकी बच्चों के लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि इस बच्चे के लिए कमी पड़ जाती है, और उसका असर दोनों चीज तरह से उसका असर अच्छा नहीं होता हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा उनका चैलेंज ये रहता है कि देखिए, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं और हो रहे होते हैं, और खासकर टीनेजर्स में और यंग अडल्टहुड में, हम अपनी बेस्ट एस्पेक्ट लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और जब हमारे भाई या बहन में कुछ इस तरीके की कमी हो जो उससे कि उसके बिहेवियर में एक तरह का बदलाव आता है, तो हमारे बच्चे, बाकी बच्चे, उन्हें मुश्किल होती है उस सिचुएशन में। वो फिर या तो अपने फ्रेंड्स को लाना घर में बंद कर देंगे, या मतलब अपने जो आपका अफेक्टेड बच्चा है उसके साथ बाहर जाना नहीं पसंद करेंगे। और इस तरीके की सिचुएशन को अगर पेरेंट्स अलोन कैन बैलेंस इट, एंड अगर वो ठीक से बैलेंस ना कर पाए, तो वी either overburden our other children with our anxieties and with our concerns, और उनमें एक तरह का गिल्ट भी पैदा होना शुरू हो सकता है, और नहीं तो एक तरीके का जिसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव एटीट्यूड towards the brother or sister who has ID, क्योंकि you hold him or her responsible for whatever is happening in your life. Now these are very very subtle kind of struggles, और हम सब ये चाहते हैं कि इस तरीके की इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए हमारे बच्चों में, बट वो हम तभी हो सकता है जब हम उनकी साइकोलॉजी को भी, उनके सोचने और महसूस करने के तरीकों को भी समझें, उनसे जरूरत पड़े तो उनसे बात करें, और अपने एक बैलेंस बना के रखें। अपने जो हमारी केयर है, या हम जो हमारी एंजाइटीज हैं और हमारी वरीज हैं, उसको हम अननेसेसरली एक ग्रोइंग चाइल्ड के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन ना डालें उस चीज का। कई बार घरों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स बिटर होने शुरू हो जाते हैं। सो अब वो तकरीबन मैं आपको कहूंगी कि मेरे पिछले 40 साल के अनुभव में मैं ये देखती हूँ कि कभी कभी पूरी फैमिली पैथोलॉजी में चली जाती है। पैथोलॉजी का मतलब है हर एक के रिलेशनशिप गड़बड़ हो गए एक दूसरे के साथ, एक बिटरनेस रिलेशनशिप में आ गई। सो दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि इससे किसी का भी फायदा नहीं है, सबका नुकसान है, और ये चीज अवॉइड की जा सकती है, इस चीज को डील किया जा सकता है। बट ये फॉर द अदर brothers and sisters, this becomes a problem when the family has you see the other family members are also affected by the conflicts and anxieties etc. अच्छा, फिर एक और भी होती है कि आप due to all this you start rejecting your own brother and sister. I know at least 2-3 families where the other person went into depression because देखिए बहुत ज़्यादा मुझे स्टडी करने का क्लोजली नहीं मौका मिला, बट मैं ये सोचती हूँ ज़रूर कहीं चूक हो गई है कि बाकी बच्चे की फीलिंग्स को माँ बाप नहीं उतना समझ पाए और देख पाए, एंड उन्होंने डिमांड ज़्यादा की उन्होंने उससे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जैसे हम सब के साथ ये होता है कि भाई फ्यूचर में अब जो हमारे बाकी बच्चे हैं
अगर बेटी है तो उसकी वो शादी होके उसका स्पाउस कैसे लेगा इस चीज को, वो जाके क्या रह पाएगा उसके साथ, या बेटा है तो उसकी वाइफ कैसे लेगी। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे बच्चों के दिमाग में भी होती हैं, ये नहीं कि हमारे दिमाग में होती हैं, दे ऑल्सो are affected by it, and sometimes for them it becomes very difficult to deal with the situations when they find that their spouses are not having a very healthy attitude towards their brother and sister who has intellectual disability. So ये देखिए कि पेरेंट्स की तो हैं ही जो चैलेंजेस, बट हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनके भी चैलेंजेस, उनके भी कम नहीं है। पर इन सब को डील करने का और इन सब को स्मूथली फैमिली रन करने का जिम्मा तो पेरेंट्स पे ही आता है, क्योंकि दे आर मैच्योर, दे आर ग्रोन अप, चिल्ड्रन आर स्टिल ग्रोइंग, दे आर ग्रोइंग इन देयर मेच्योरिटी। तो हम उनसे कहें वो 15 साल या 20 साल की उम्र में सब कुछ सीख लें जो हमने 40 या 50 साल की उम्र तक जाके सीखा है, तो वो भी ठीक नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ योर अदर चिल्ड्रन, एंड वो तभी कर पाएंगे जब हम अपनी फीलिंग्स को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। सो इसलिए सबसे ज्यादा तो काम अपने ऊपर करने की जरूरत होती है। Should we take 5 minutes gap here? Yes, ma'am. थोड़ा किसी को ब्रेक लेना हो तो, हाँ? हाँ जी मैम। So we will be back अभी 55 पे आते हैं, ठीक है? नहीं, क्या क्या टाइम हो रहा है? 7 है ना? सो 16:10 पे, वो सॉरी 4:10 पे विल रीस्टार्ट एट 4:10। ठीक है, तो अब बंद कर दो, अब बंद कर दो। 4 बीच में नहीं, आपको बंद नहीं करना है, यू जस्ट। हाँ जी, हाँ जी बताइए। नहीं प्रॉब्लम बहुत है शांति जी। बोलिए। हाँ जी। यार तू मुझे पुनीत, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, बोलते बोलते थक गई ना मैं। फिर बताओ। फिर ऐसे हो गया किनारे पे, तो नहीं पकड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, बार बार उसी में लगे। शांति मैम, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए कुछ देर के लिए। So how old is he? He's 21.
मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ स्मृति, वी कैन बिगिन। यस मैम। यस। नमस्कार मिसेस कबाई। So everybody is back? I think so. So I begin with नहीं इससे पहले वाली स्लाइड लगाओ। अच्छा इसके बाद ये वाली है। अच्छा ठीक है। या नेक्स्ट इज चल ठीक है। अक्सर मुझे पता नहीं है, इस बारे में मैं इतना नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि हम अगर अपने टीचर्स के पोजीशन में, हमारे बच्चों की जो टीचर्स हैं उनकी पोजीशन में रख के अगर हम देखें कि जिस तरह से वो हमारे बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी उनके लिए। हमारा उनके लिए एप्रिसिएशन, उनके एफर्ट्स जो वो कर रहे हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि आपको कई बार देखिए, टीचर सब तरह के होते हैं। बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत इफेक्टिव भी होते हैं, कुछ इतने इफेक्टिव टीचर नहीं होते, कुछ थोड़े नेग्लिजेंट भी हो सकते हैं। वो तो सब जगह सब तरह के होते हैं। बट बाय एंड लार्ज टीचर्स के ऊपर इस तरह की डिमांड्स होती हैं जो बहुत आसान नहीं होती हैं। इवन मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ भी जो पढ़ाना है, बच्चों को संभालना, बच्चों तक उस समझ को पहुंचाना, बच्चों के बिहेवियर्स को, उनके डिसिप्लिन को, उनके वैल्यू सिस्टम को, हर चीज को देख पाना एक टीचर के रोल में आता है। इसीलिए हमारे यहाँ माँ के बाद टीचर को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दी है। तो अब ये जो टीचर बनना, स्पेशल नीड्स बच्चों के टीचर बनना आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारी बदलाव अपने अंदर लाने पड़ते हैं, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। और वो क्या है, एक पूरा जो इंस्टीट्यूट है ना, उसके कल्चर में वो सब चीजें जब तक आएंगी नहीं, विच मीन्स majority people appreciate those kind of value system and attitudes, तब वो फिर एक माहौल बनता है। तो अब ये क्योंकि एक होता है कि एक नॉर्मल, तो देखिए जिस तरीके से किताबें होती हैं, सिलेबस होता है, तो टीचर वो करा देती है, फिर एग्जाम होता है और आगे बच्चा चला जाता है, अगली क्लासेस में चला जाता है। हमारे यहाँ बच्चे को लंबा समय लगता है। बहुत सारी जगह कोई करिकुलम भी नहीं होता, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब बच्चे टीचर्स को ही स्ट्रगल करके सारा कुछ करना पड़ता है। फिर सिखाने के लिए आपको हर बच्चे की नीड समझनी पड़ती है कि किस एरिया पे क्या चीजें सिखानी है हमें इस बच्चे को, चाहे वो कॉन्शियसनेस अबाउट हाइजीन हो, चाहे अटेंडिंग टू टॉयलेट नीड्स हो, चाहे प्रॉपर खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन, किस तरीके से हाथ धोने हैं, वहां से लेके कॉग्निटिव की समझ, इसको किन चीजों की समझ है और किन चीजों की हमें और समझ पैदा करनी है, कितनी अच्छी तरीके से वो समझ रहा है। तो ऐसी बहुत बारीकियों में टीचर को जाना पड़ता है। उस हिसाब से प्रोग्राम बनते हैं, उस बच्चे का असेसमेंट होता है, काम करने से पहले किस लेवल पे वो फंक्शन कर रहा था, और जब टीचर ने, और ये नहीं कि 2 या 3 हफ्ते की बात है, it takes months sometimes to bring change in certain form in the child, चाहे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में, चाहे वो उसकी स्किल बिल्डिंग में हो, अवेयरनेस में हो।
तो वो सब इतनी पेशेंस डिमांड करता है कि अगर एक टीचर में पेशेंस नहीं होगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो इस सेक्टर में जो टीचर्स जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, मुझे शुरू से बहुत उनके लिए इज्जत मेरे मन में रही है। और एक चीज और भी है, देखिए आम बच्चे को पढ़ाना कंपैरेटिवली इजी है, यहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो टीचर्स ने किस किस कैसे कैसे तरीके निकाले कि वो लर्निंग को पहुंचा पाए, लर्निंग कंटेंट जनरेट किया, उन्होंने क्लासेस इकट्ठी की, उसके लिए टीचिंग मटेरियल बनाया। तो दिस इज टीचर हैज टू गो इनटू बहुत बारीकियों में जाके उसको स्टूडेंट्स की नीड समझ के और फिर प्रोग्राम बनाने होते हैं। और देखिए 5 से 8 तक स्टूडेंट्स होते हैं एक एक ग्रुप में, और हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड है। तो टीचर को हर इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए करना है। वैसे तो आप एक नॉर्मल क्लासरूम में 25, 30, 40, 50 हैं तो टीचर बोल रही है और इकट्ठे वो 50 बच्चे सीख रहे हैं। यहाँ पर आप कर रहे हो तो इकट्ठे 8 बच्चे नहीं सीख रहे, आपको हर बच्चे के ध्यान से अलग अलग टाइम करना पड़ेगा और हर समय हर बच्चे को एंगेज करके रखना पड़ेगा। तो अपना मोटिवेशन बनाए रखना। चेंज बहुत धीरे धीरे दिखता है और उस चेंज को देख पाने के लिए भी आपको एक दृष्टि डेवलप करनी पड़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, एक प्रोसेस डेवलप करनी पड़ती है, जो कि टीचर्स करते हैं। और इस तरीके के काम में कई बार तो मिलता है पेरेंट्स का सपोर्ट और कई बार नहीं मिलता। और इनफैक्ट मैं आपको कभी कभी बातें होती हैं हम लोगों की बैठ के, तो उनको लगता है कि हम तो इतना कुछ कर रहे हैं तो घर में तो ये नहीं होता। तो मुझे पता है कि उससे एक फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है। तो मेरा हमेशा सब टीचर्स के साथ मेरा यही एक रेस्पॉन्स रहता है। मैंने कहा देखो, घर में क्या करते हैं वो उनकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो उसको हम गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम चीजें किस तरह से करनी है वो समझा सकते हैं। बट कम से कम हमारे पास जितने टाइम बचे हैं वो टाइम में तो हम पूरा एफर्ट कर सकते हैं उनके साथ कि वो उन्हें जो चीजें सीखने की जरूरत है, जिससे उनकी जिंदगी बढ़िया बनती है, जिससे उनके पेरेंट्स की जिंदगी बढ़िया बनती है, बाकी फैमिली की जिंदगी बढ़िया बनती है, वो तो हमको करना ही, दैट इज व्हाट इज इन आवर हैंड्स। सो मेरा कहने का मतलब है कि टीचर्स इन दिस सेक्टर, they deserve our full support, full appreciation and full respect, because जो काम वो कर रहे हैं वो आसान काम नहीं, और वो तब तक नहीं कर सकते उस काम को जब तक हर बच्चे के साथ उनका अपना एक खास रिश्ता नहीं बन जाता। सो वो रिश्ता बनाना अपने आप में एक बहुत अंदर से बड़ी इवॉल्व्ड एटीट्यूड होता है। कब आएगी? So that is what I wanted to share with you. Teachers have their own difficulties, and we need to recognize that, and we need to support that. The next slide. I'm conscious that there should be enough time left for our questions. Next slide, please. नम्रता मैम ये लास्ट स्लाइड थी। हाँ अच्छा, नहीं तो इससे पहले की 2 स्लाइड्स हैं, वो है challenges of persons with intellectual disability. बंद करो।
ठीक है मैम, मैं भी 1 मिनट चलाती हूँ दोबारा। इसे अब आप ये देखिए, लास्ट में मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारे बच्चों की क्या चैलेंजेस हैं, और उसको जरा बारीकी से हमें देखना पड़ेगा कि देखिए, हम एक दुनिया में रहते हैं, हम सब की एक माइंड में एक दुनिया बनी हुई है, और वो दुनिया किस चीज से बनती है? वो दुनिया हमारे एक्सपीरियंसेस से बनती है, वो दुनिया हमारी लर्निंग से बनती है। हमारे बहुत सारी चीजें अपने वातावरण के बारे में, खुद के बारे में, अपने काम के बारे में हम सीखते हैं, और उसको जब हम सीखते हैं तो हमारी दुनिया और ज्यादा क्या कहना चाहिए, रिच बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं अपने बच्चों के साथ, ये और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा समझते बहुत ज्यादा हैं देन व्हाट दे कैन टेल यू व्हाट दे हैव अंडरस्टूड। सो रिसेप्टिव उनकी बहुत बढ़िया है, बट जो कॉन्सेप्ट्स उनके माइंड में नहीं बन पाए, वो कॉन्सेप्ट्स को, जब वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होते तो हमारी दुनिया का परसेप्शन भी बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक साधारण सी एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए एक क्लास हो रही है जो बंगला में बोल रहे हैं, बंगाली में टीचर क्लास ले रही है, और कुछ बच्चे हैं जो बंगाली समझते हैं, वो तो समझ पाएंगे कि टीचर क्या बोल रही है। कुछ बच्चे हैं जिनको बंगला नहीं आती, तो उनको क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं आसपास जिसके बारे में हमारे बच्चों को बहुत ही कम ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, और हम एज पेरेंट्स एंड एज एडल्ट्स ये सोचते हैं कि ये तो सबको पता होता है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग है वो इनकम्प्लीट है, और उनके लिए कितनी सारी कंफ्यूजन आ जाती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, बताती हूँ आपके साथ। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत कोशिश की कि उसको टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाए, और कई तरीके से उस चीज को सिखाने की कोशिश की। अब अगर टाइम का कॉन्सेप्ट है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा तुम ये कर लेना, अच्छा कल ये हुआ था, अच्छा कल ये करना है, या 4 बजे यहाँ जाना है, या तुझे आज सवेरे 7 बजे बस पकड़नी है, एंड सो ऑन। अब ये सारी चीजें जब जिस बच्चे को टाइम का कॉन्सेप्ट ना हो तो वो, हमने तो कह दिया सब कुछ, और फिर हम कहते हैं कि वो तो देखो कर ही नहीं रहा, वो तो उठता ही नहीं है, वो तो समझ ही नहीं रहा इस चीज को, मैंने इतनी बार बता दिया फिर भी नहीं, बट उसके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब है हम फिर भी चाहते, हमारी नीड है, बच्चे की भी नीड है कि उसको 7 बजे बस में बस पकड़नी है, तो उसको पकड़नी है स्कूल जाने के लिए, तो हमें तरीके और निकालने पड़ेंगे। जब हम तरीके और निकालते हैं तब उन्हें फंक्शनल बना देते हैं, और जब हम अपने नॉर्मल पेस में चलते चले जाते हैं, तेरे को इतनी बार बताया कि ये नहीं कर, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद उसने समझा ही नहीं है, या उसने किसी और तरीके से उस चीज को समझा है, या उसमें खाली उन्होंने गुस्सा ही देखा है, उनको समझ नहीं आया आपने क्या कहा है। सो वी हैव टू बी वेरी perceptive about it and talk at a level where we are pretty confident that we have been able to communicate. मैं तो कई बार ये भी करती हूँ, कहने के बाद से फिर उससे जानने की कोशिश करती हूँ कि तुमने क्या समझा,
और वो भी ऐसे नहीं कि वो, क्योंकि आर्टिकुलेशन में हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कई ऑप्शंस दे के फिर अच्छा तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर ऑप्शंस दे के जब वो उसमें से चूज करता है तो फिर मुझे समझ में आता है कि इसको कितना अभी पता चला है या नहीं पता चला। तो दिस इज व्हाट आई मीन इज कि उनका, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी बहुत लिमिटेड होती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हम कह रहे होते हैं हमें बहुत आसान बना के उनको कहना पड़ता है, अदरवाइज उनके दिमाग में फिर बहुत कंफ्यूजन्स आते हैं। फिर आप ये देख लीजिए, वो देख रहे होते हैं कि और लोग क्या कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है उनके अंदर कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, which mean that we have to emphasize कि सक्सेस, जहाँ पे सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा है उन चीजों में अपने बच्चे को लगाएं, बजाय कि जहाँ उसका फेलियर एक्सपीरियंसेस ज्यादा बढ़ने वाला है। और फेलियर एक्सपीरियंस क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी करता है, एंजाइटी भी पैदा करता है, और सीखने की जो एक इनिशिएटिव होता है ना वो भी कहीं धीमा पड़ता है। So we know that they are much more susceptible for failure experiences. So we have to understand that aspect and accordingly deal with it. अच्छा, अक्सर नॉन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, वो कहीं बाहर जाते हैं लोग उनसे इतना बात नहीं करेंगे या उनको इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और इस तरीके से बहुत बार उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो जिससे उनकी सेल्फ इमेज पे धक्का लगता है। तो अब हम बाकियों को तो नहीं ज्यादा कह सकते, बट हम सेल्फ इमेज जरूर बूस्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा बाय गिविंग देम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच दे आर रेडी, एंड वी हेल्प देम लर्न दोज काइंड ऑफ थिंग्स, encourage them to take that responsibility, appreciate even a little bit of progress that they are making. So इस तरीके से जब हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर ये एंजाइटीज और फ्रस्ट्रेशंस और ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती चली जाती है। फिर वो बहुत सारे यू सी डील करना लोगों की नेगेटिव को और डेप्रिवेशन और इंसल्ट को डील करना आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो रहा होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट these are situations जहां हमारा बच्चा जो है vulnerable है, जहां हमारे बच्चे को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो मैं कैसे उसको पूरा करूं उसको। तो हम बस ये जरूर है कि बाकी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, बट मैंने एक चीज जरूर सोची थी, बहुत छोटे अभी था मेरा बेटा, मैंने सोचा मैं अगर इसको रिस्पेक्ट दूंगी तो बाकी लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे इसकी, और उसके लिए मैंने एक नियम बना लिया, मैं कोई भी अपनी परेशानी कभी लोगों से शेयर नहीं करती थी, मैं उसकी कमियां कभी शेयर नहीं करती थी, मैं कभी नहीं कहती थी हाय ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया मेरी लाइफ में, ये हो गया या इसके साथ ये हो गया। मैंने हमेशा उसकी सक्सेसेस को शेयर किया, अपनी फैमिली में भी, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली है, अपने नेबरहुड में भी, और सब जगह एक पॉजिटिव, और ये नहीं झूठ बोल के, you start finding those strengths in your child and share with them. उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव बनती है बच्चे की, और बाकी लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, और उस बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है that when he gets appreciation, when he gets recognition from other people and so on. But ये सब challenges जो हैं हमारे बच्चों की जिंदगी में हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये चल रहे होते हैं तो उनकी निगाहों से देखेंगे तो आपको लगेगा, मतलब ज्यादा मन में एक कंपैशन की भावना आती है कि नहीं,
ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मुझे कम करने हैं उसकी जिंदगी में. So he is coping with a world that is not designed for them. ये आइडिया मुझे पता कहाँ से आया. मैंने देखा कि विजुअल इम्पेयरमेंट के या हियरिंग इम्पेयरमेंट के लोग हैं, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टी, उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, बट क्योंकि समाज, हमारी पूरी जो सोसाइटी है वो बनी और तरह से हुई है कि जिसमें उनका वो अलग थलग पड़ जाते हैं. अभी आपने देखा होगा कि अब जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं टेलीविजन में, उसमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है. अदरवाइज आप ये देखिए कि एक हियरिंग इम्पेयर्ड वाले व्यक्ति को टेलीविजन में सिवाय विजुअल के वो कुछ नहीं जान सकता उसके बारे में. तो क्यों ऐसा है? सारे प्रोग्राम्स क्यों नहीं साइन लैंग्वेज में होते? तो इसलिए नहीं होते क्योंकि मेजॉरिटी लोग सुन सकते हैं, तो दुनिया उसी तरह से बनी हुई है, सारी चीजें उसी तरीके से बनी हुई हैं, which is unfair. Why anybody should be deprived by the usual facilities which are available to everyone else? आप ये देख लीजिए, व्हील चेयर पे लोग होते हैं और मुझे इतना मन में लगता है कि देखो ये लोगों के घरों में भी नहीं जा सकते क्योंकि व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ बाथरूम ही नहीं होगा जहाँ पे वो जा सकेंगे. तो ये हम अगर सेंसिटिव हो जाए एक दूसरे की दिक्कतों के लिए तो कितना कुछ बदलाव आ सकता है. फिर देखिए उनको कितना डिपेंडेंसी, हम आप कहते रहते हैं कि हमें किसी के ऊपर निर्भर ना करना पड़े, एंड दे हैव टू कोप विद दैट फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी ऑल द टाइम. डिनायल ऑफ मंडेन प्लेजर्स, सोशल स्टिग्मा है, लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है. तो एक तरह से अगर हम देखें कि हमारे बच्चों के चैलेंजेस हमारे से कहीं ज्यादा हैं. इसीलिए एडवोकेसी की बात करते हैं, इसीलिए हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, इसीलिए हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं अपने बच्चों के लिए कि क्यों इतने सारे लोग समाज में डिप्राइव्ड रहे, क्योंकि बाकी लोग उनकी जरूरतों के लिए सेंसिटिव नहीं है. ये कौन सा न्याय हुआ? तो इस चीज को हम अगर उनकी निगाहों से देखें तो हमें दुनिया और तरह से नजर आएगी और हमें एहसास होगा कि कितना सोशल इनजस्टिस हो रहा होता है हमारे बच्चों के साथ और बाकी बहुत सारे और लोगों को जिसमें किसी न किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी है. और तो और छोड़िए, हम और आप भी एक स्टेज पे ऐसे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे कि वी विल बी मच मोर डिपेंडेंट, हमारी मोबिलिटी रिड्यूस होने वाली है. तो हर व्यक्ति की जिंदगी में जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो हर एक को मिलनी चाहिए, एंड जो नहीं मिलती हैं एंड विच इज अनफेयर एंड अनजस्ट. सो इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं, इनमें से कोई भी एक भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसके लिए हम कुछ कर ना सकें. सो मैं तो मेरी लाइफ का थीम बन गया कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो, पहले इस प्रॉब्लम को समझो, फिर देखो कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम दूसरों से करवा सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जिससे कि हर एक की जिंदगी एक स्मूथ, इजी एंड कंफर्टेबल बन पाए. So I would end my talk here. Ma'am, now we can invite questions. Please, as many as you can. एक चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है. शिवांग के फादर ने लिखा है कि शिवांग अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा अटैच्ड है. शिवांग इज वेरी अटैच्ड टू हिज यंगर ब्रदर and likes to do most of joy activities with him, but now he has to go to hostel for his BTech studies. How to prepare Shivang for it and deal with the situation? They will be away from each other for the first time.
ऐसा है कि इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और शिवांग जो है, इज ही अ वर्बल चाइल्ड? Ma'am, yes, we अच्छा, can understand him well. ओके। Uh, तब फिर आप उसके साथ डायलॉग करिए जी मैम। एंड उसको बताइए कि जो भाई है वो क्यों बाहर जा रहा है, और उसको बहुत सारी चीजें पता हैं शिवांग को। एंड वो मैं अपने अनुभव के बेसिस पे कह रही हूँ। एंड ही वुड बी हैप्पी दैट हिज ब्रदर इज गोइंग फॉर you see some good thing outside for further study etc. And ये प्रेपरेशन जो है आप जो करेंगे उसके लिए, ये धीरे धीरे उसको हेल्प करेगी to you see live in absence of his brother all the time. अच्छा, जहां तक कांटेक्ट की बात है, आजकल फोन और इन सब चीजों से इतनी सुविधा, और स्काइप है या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, उन सब से बहुत आसानी हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन माय डॉटर हु इज 6 years older to my son, she got married, और उसको मैरिज के बाद उसका हस्बैंड बाहर रहता, यूएस जाना था। तो द डे जब वो विदा होके घर से गई है, उसके बाद जैसे हम अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स मेरी बेटी का और मेरे बेटे का अलग अलग रूम था, मैंने ये देखा और सुना अपने उससे कि मेरा बेटा अपनी बहन के रूम में गया, उसकी जितनी तस्वीरें वहां लगी थी, he kissed all those photos, और उसने ये कहा कि रानी, उसको बोलता है कि रानी मैं अकेला हो गया हूँ। I was so surprised by his expression of the emotion. I realized that he understands it. And कोई मुश्किल नहीं हुई डील करने में, क्योंकि बात बहुत करिए उस, एटलीस्ट कुछ हफ्तों उसको लगेंगे इस चीज से डील करने में। आप बात करते रहिए, देखो वो भी तुमको याद कर रहा है, अच्छा भाई के लिए तुम ये बना सकते हो, अच्छा भाई को इस समय टेलीफोन करेंगे, अच्छा भाई क्या क्या कर रहा है, वो शहर कैसे, मतलब हैव अ गिव हिम कंपनी, and it will not be a problem. I assure you there will not be a problem. Right ma'am, thank you so much. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बारी बारी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से, अपने आप को अनम्यूट करके। Good evening, ma'am. This is Bharti, Karan's sister. Okay. I actually wanted to ask कि if we want to teach them something, like मेरे भाई का थोड़ा सा speech impairment है, so during this lockdown period I was trying to teach him clarity of speech. So it became a very difficult thing to do. Somehow he used to lose his patience, और concentration नहीं रहता था इतना ज्यादा लंबा टाइम। So ऐसे केसेस में कैसे डील करना चाहिए? ओके भारती, ऐसा है कि अगर आप क्लैरिटी ऑफ स्पीच ऐसे बिठा के ऐसे टीचिंग सेशन ना करके, आप उसको अपने डायलॉग में बीच बीच में हिस्सा बना लें। मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर पुनीत के साथ, ही वॉज वेरी अनक्लियर, और आप बिठा के ऐसे कोशिश करेंगे ना, तो जो अभी आपको रिस्पांस मिल रहा है उससे करण से वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। सो आप ये कहें कि कभी ये कहिए करण मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता, पर बात बात में, मतलब जैसे हर रोज की डेली इंटरेक्शन में ही जब भी मौका लगे उस समय, या फिर कहिए कभी कभी ऑप्शन दे दीजिए, अच्छा तुम ये कह रहे हो या ये कह रहे हो या ये कह रहे हो,
And so it should be an effort which is ongoing effort. Slowly you will find a lot of difference, and I have seen that अपने बेटे के साथ इतना क्लैरिटी ऑफ स्पीच, और आज तक बढ़ रही है। अभी तो वो 44-45 का होने वाला है, आज तक बढ़ रही है उसकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच। तो आप बहुत फोकस नहीं, एक जनरल डायलॉग में इस चीज को लेकर आ जाइए। थैंक यू मैम, आई विल ट्राई दैट। अच्छा, एक बात और भी है, कुछ ऐसा करिए कि वो डिस्करेज ना हो। वो जो आपके साथ डायलॉग करता है या आपका जवाब बताता है, देता है, या आपको कुछ बताना चाहता है, तो उसमें डिस्करेज ना वो महसूस करे। और वो तभी हो पाएगा जब हम उसकी बात समझने की ज्यादा कोशिश करते करते समझ जाएंगे। फिर उसको ये होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ये है कि मैंने जो कहा दूसरे ने समझा कि नहीं समझा। सो ही विल रिमेन एनकरेज्ड एंड ही विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। अच्छा, फिर मैं कभी कभी ये भी कहती थी कि मैंने कहा पुनीत, तूने कहा है मम्मी को तो समझ में आएगा और किसी को नहीं समझ में आएगा, फिर कैसे बात करेगा, कैसे तू दोस्त तेरे बनेंगे। तो थोड़ा कोशिश करते हैं और साफ करने की, बीच बीच में उस तरीके की भी रीइंफोर्समेंट्स देते रहिए। हाँ जी मैम, आई विल ट्राई दैट। हरीश चंद्र जी ने अपना हैंड रेज किया है। सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। हाँ मैडम, मैं सेल्फ हरीश, मेरा बच्चा 18 इयर्स का है। और एक तो उसको थोड़ा सा हमें दिक्कत यह है कि टाइम एंड मनी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो उसको कल क्या आने वाला, कल जाने वाला, कल उस टाइप से उसको बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हम लोगों को। दूसरा ये है कि मतलब ही इज फाउंड ऑफ पार्टी में जाऊंगा, ये खाऊंगा, और परचेजिंग मेरे को वो ये शर्ट वो शर्ट। अब जैसे दिवाली थी तो दिवाली आएगी, इस फाउंड ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली निकल गई, तो नेक्स्ट फिर क्या आएगा, मतलब अब उसको बता देंगे अच्छा अभी कुछ दिन के बाद क्रिसमस होगा, न्यू ईयर आएगा, फिर लोहड़ी आएगी, और फिर होली। तो नाउ ही इज एट होली आएगी, पापा आएंगे, शर्ट लेके देंगे, कौन से कलर की लेके दोगे, एंड आई एम समवेयर आउट स्टेशन, तो 6 दिन बाद मिल पाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा लाइफ में एक और चेंज हो गया कि मैं मतलब कहीं मुझे जॉब बाहर करनी पड़ रही है। तो ऐसा हुआ है कि मैं मंडे आई लीव एंड सैटरडे बैक इन द नाइट आई यूज्ड टू रीच। तो इस टाइप का वो चल रहा, तो उसको कैसे, मतलब उसको एक थोड़ा सा वो नहीं हमें समझ में आता कि उसकी इस चीज को, आदत को कैसे हटाएं, या उसको टाइम और मनी कॉन्सेप्ट में कैसे और थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और वो जो बार बार इकोलेलिया टाइप की चीज है कि नहीं पापा आएंगे तो अच्छा मेरे को ये वाली कलर की शर्ट और लेके देनी है, ये लेके देनी है, इस टाइप की उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, या उसके दिमाग में वही चीजें रहती हैं। इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज को। जहाँ तक टाइम और मनी की आपने बात करी है, ये हमारे बच्चों को इसमें बहुत मुश्किल रहती है। अगर वो देखिए क्या टाइम ना जानने, वो इतना जानता होगा कि उसको जो काम जिस समय करना है, या जो उसका फेवरेट कोई प्रोग्राम किसी वक्त आता है, तो वो बिना घड़ी से कनेक्ट किए वो उसको उस टाइम का अंदाजा होता होगा। ये होता है कि नहीं होता? डॉक्टर साहब, एक्चुअली प्रोग्राम तो एक्चुअली क्या है कि हर चीज यूट्यूब पे और प्रोग्राम पे कॉल ऑन अवेलेबल है। ही यूज्ड टू सी सम, मतलब गाने वगैरह देखता है, और कुछ प्रोग्राम्स हैं तो वो कार्टून चैनल किसी पे भी अवेलेबल है,
तो बट ही इज अवेयर कि सुबह हुई है तो मुझे खाना मिलेगा, नहाना है, नहाने के बाद खाना मिलेगा, खाने के बाद थोड़ी देर में पढ़ूंगा, फिर इट विल बी माय रेस्ट टाइम कि मैं अभी मतलब मम्मी फिर मेरे को रिमोट दे देंगी टीवी का उसका, तो वो मैं अपनी चॉइस से सर्च करके वो गाना वाना सुनूंगा। सो हिज रूटीन इज मोर और लेस फिक्स किया हुआ है, और 1 साल से तो वो इज विद मदर। तो मतलब मैं भी था तब, तो अब मैंने तो अभी घर 1-2 महीने से ही छोड़ा, बट आई वाज देयर आल्सो। तो उसका रूटीन तो फिक्स है, बट उसकी बाहर की एक्टिविटी सब छूट गई, एंड ही इज मोर लाइक हर 2 मिनट के बाद, बिकॉज आई एम आउट स्टेशन, तो वो वाइफ को ये शी हैज टू सी ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द हाउस। तो वो फिर मतलब उसको ज्यादा ही मतलब उसको अटेंशन चाहिए, और वो मदर के बिल्कुल ये समझ लो कि 360 डिग्री पूरा घूमता ही रहता है कि वो भी, मतलब उसको पर्सनल स्पेस या टाइम, तो स्पेस तो क्या पर्सनल टाइम भी नहीं मिलता है, मतलब हर चीज मम्मी मम्मी ये, मतलब वो एक इशू है, तो हाउ टू टैकल दैट। यस, मैं समझ रही हूँ। देखिए, एक बात है कि जितना भी उसका जो टाइम का कॉन्सेप्ट है उसमें उसकी जिंदगी चल रही है, उसे मुश्किल नहीं है। हमें कम्युनिकेशन में मुश्किल आ सकती है, बट उसके लिए जो उसका सिस्टम उसने बना लिया है, अगर वो भी चलता रहे तो उसकी लाइफ में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, राइट? बट यहाँ तक आपने जो 2-3 चीजें और कही कि वो मम्मी के पीछे आगे पीछे घूमता रहता है, मम्मी को नहीं पर्सनल स्पेस मिल पाती या पर्सनल स्पेस क्या मैडम, मतलब इवन मतलब एक कॉमिंग का भी टाइम नहीं, पर्सनल स्पेस तो अपने खैर हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या है आगे। पर्सनल स्पेस में ऐसी कोई लग्जरी वाली बात तो है ही नहीं, बट मतलब एक जैसे सुबह उठ के लेडी को एक कंघी करनी है या कुछ कम से कम ड्रेसअप होना है, ड्रेसअप टू नॉट मतलब प्रॉपरली बिल्कुल ही हर वक्त मतलब एक डिमांड रहती है माँ के ऊपर, बच्चे की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड रहती है। हाँ। अभी कितना बड़ा है बेटा? He's 18 और डॉक्टर बड़े वाली उससे बड़ी है 2 साल, शी इज डूइंग बीटेक, तो वो थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में वो उधर बिजी रहती है, पर she also supports, but most of the time जागने के बाद में she is with mother। ठीक है, तो मैं ये जो चीज है ना, इसको 2 तरह से टैकल करने की जरूरत होती है। एक तो बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटीज बच्चे के साथ ही मिलके वो चीज हो पाती है, कुछ एक्टिविटीज जिसमें बच्चा खुद अपने आप से एंगेज्ड रहे और हर वक्त वो किसी न किसी की सपोर्ट की या गाइडेंस की उसको ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो है म्यूज़िक चलाना, म्यूज़िक सुनना, चाहे वो है पेंटिंग करना, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसको वो लगातार वो बच्चा कर सके, चाहे वो कुछ आपके कई तरीके के गेम्स होते हैं उनके साथ एंगेज करना, तो उसको देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, एंड टीचर्स कैन डेफिनेटली हेल्प, मुस्कान में टीचर हेल्प कर सकती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज डेवलप करने में मदद कर सकती हैं उसको, ताकि वो धीरे धीरे उसमें सेल्फ एंगेज होना शुरू हो जाए। ये तो बहुत ही जरूरी है, एंड मैं कहूँगी हर मदर को, हर फादर को ये ट्राई करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए बच्चा अपने आप से एंगेज रह सके, क्योंकि नहीं तो इट बिकम्स अ वेरी बिग डिमांड ऑन वन सेल्फ। एंड ये पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए, मैं ये कहूँगी कि आज नहीं, अब तो खैर बहुत सालों से ये सिचुएशन है कि वी स्पेंड टाइम टुगेदर ऑल्सो, मैं और मेरा बेटा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज ऑन हिज ओन एंड आई एम ऑन माय ओन।
वर्क या जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे इस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। और बल्कि कभी कभी वो, जैसे एक तो हमने कमरे अलग रखे हुए, स्पेस अलग रखी हुई है कि ये तुम्हारी जगह है, ये मेरी जगह है, और फिर वो उस जगह से अपने आप को आइडेंटिफाई बच्चा करने लग जाता है, वही उनके लिए कंफर्टेबल स्पेस बन जाती है। फिर कई बार मैं तो ये भी कहती हूँ, मान लीजिए वो, मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो आके मुझे कुछ कहना चाह रहा है, तो मैं 2 मिनट सुनूंगी पहले, उसके बाद उसके बाद मैं ये भी कहती हूँ कि पुनीत अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ किसी काम में, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। एंड देन व्हेन आई से बाद में, तो मैं जरूर जब खाली होती हूँ तो उसके पास जाके और उस चीज को, उसी जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहता है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसके साथ एंगेज करती हूँ डायलॉग में। दूसरी, हमारे बच्चे बहुत रिपीट करते हैं, और ये रेपिटेशन मैंने बहुत समझने की कोशिश की। तो होता क्या है कि देखिए, एक कम्युनिकेशन की नीड होती है, हम सब में है। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने बाकी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, पढ़ते हैं, उससे बहुत कुछ निकाल के लाते हैं, टेलीविजन में है या और प्रोग्राम्स में देखते हैं। तो हमारी बहुत कम्युनिकेशन नीड पूरी होती रहती है। हमारे बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है। तो उसके लिए उनका क्या होता है, उनको बात करने की जरूरत महसूस होती है, वो बहुत रिपीट करते हैं। तो मैंने एक चीज करी, मैंने कहा कि मैं उसको जितने भी बार वो रिपीट करता है मैंने करने दिया उसको, और जब वो बात मुझसे कर रहा होता है तो मैं उस समय I try and give him an impression that I am interested in what you are saying and I'm listening to you. और ये फेक नहीं है, मेरे अंदर से भी ये होता है कि उसकी नीड है and I must attend to this. तो धीरे धीरे मैंने क्या किया उसके साथ, मैंने कहा कि पुनीत इस समय नहीं हम बात कर पाएंगे, इस समय हम मम्मी बिजी है। और हमारे थोड़े से वो जो एक कंटिन्यूअस किसी समय में, आज से 15-20 साल पहले मैं कहूँगी, एक कंटिन्यूअस नीड होती थी, वो फिर धीरे धीरे ब्रेक होके एक लिमिटेड टाइम पीरियड में समा गई वो। तो जो रिपीट करते हैं उसके पीछे मुझे एक कम्युनिकेशन नीड अपने बच्चों की दिखाई पड़ती है। अब उसको आप डेडिकेटेड टाइम भी कर सकते हैं, पर बीच बीच में ये भी बताने की जरूरत है कि इस समय मम्मी थकी हुई है या इस समय पापा थके हुए हैं बेटा, और इस समय कुछ और हम कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर एक टाइम निकालिए जब आप पूरी उसके साथ बैठ के और कुछ बात करिए, चाहे वो जो भी उसको अच्छा लगता है या जो उसकी रूटीन एक्टिविटी है उससे कनेक्ट करते हुए कुछ बात करिए। अच्छा, होता क्या है कि आप नोटिस करेंगे कि हम लोग बात तभी करते हैं जब हमें किसी चीज पर डूज एंड डोंट्स करने होते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। हम उस तरीके के कॉन्वर्सेशन ज्यादा होती है बजाय कि ऐसे फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। तो फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में अब जैसे उसको म्यूजिक सुनने का शौक है तो आप म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बात उसके साथ करिए, उसको किसी टेलीविजन प्रोग्राम का शौक है तो उससे रिलेटेड कुछ करिए, तो आप तो निकाल सकेंगे बहुत सारे उससे रिलेटेड टॉपिक। और कई बार मैं तो क्या करती हूँ, हमारा तो बहुत ह्यूमर बहुत चलता है, तो मैं मजाक करती रहती हूँ उसके साथ और वो मेरे साथ मजाक करता रहता है। तो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है। And I enjoy it. I tell you, I thoroughly enjoy it, but it is not at all a drag on my time. पर ये धीरे धीरे हुआ है, ये हो पाया है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। I also मतलब
सर आपकी आवाज कट के आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, कई बार ना हम एज पेरेंट्स हम बात तब ज्यादा करते हैं जब कोई जरूरत होती है। जरूरत के अलावा भी हमें बात, जरूरत वाली चीज तो वो तो काम की बात हो गई, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज, इंटरेस्ट उसका देखते हुए चूज करिए जहाँ पे एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। अब जैसे मेरे बेटे को उसका एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बहुत, अब आजकल क्या है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस कम हो गई हैं, अब तो टीवी सीरियल के जो कैरेक्टर हैं उसके उनमें बहुत इंटरेस्ट आ गया है, तो वो मुझे बताता रहता है उनके बारे में और मैं सुनती रहती हूँ। अब मुझे मैंने तो देखा नहीं होता सीरियल, तो मुझे तो पता नहीं चलता वो क्या कह रहा है, पर फिर भी उसी में मैं पूछती हूँ, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, एंड इस तरह से करके कॉन्वर्सेशन बढ़ाती रहती हूँ। और पर इट इज ऑलवेज लिमिटेड, मतलब हमारी टाइम ये नहीं कि वो फिर सारा दिन नहीं, वो तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली सब पेरेंट्स को ना अपना एक टाइम जरूर अपने लिए रखना चाहिए, जिसमें आप चाहें जो भी करें, चाहे जो बात आप कर रही हैं, हमने समीर को टैब दिलाया हुआ है, इसका है, तो जैसे अब मैं भी बिजी हूँ, आप जानते हैं, अब इसकी सिस्टर भी ऑनलाइन, अभी भी उसकी मीटिंग चल रही है अंदर, तो फिर समीर को कुछ काम था तो यहाँ तो मतलब गाने सुनना पसंद करता है, तो हमने इसको छोटा वो हिट सॉन्ग हॉट सॉन्ग दिलाया हुआ है, वो चला लेता है अपने आप ही बालकनी। आज ही हुआ था दिन में, मैं कहा तुम वो निकाल लो बालकनी में सुनो, या फिर तुम खाली क्यों बैठे हो, चलो टैब पे ही खेल लो, तो फिर वो ना उसमें वो खेलता है, क्या बोलते हो, पजल्स खेलता है वो। बताइए, तो ठीक है ना, तो सेल्फ एंगेज करना जो है ना, सेल्फ एंगेज रहता है। अदरवाइज जैसे अभी कल आया कि स्ट्रिंग बनानी है, तो मुझे रात को कह रहा मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, मैं कहा नहीं कल तुम्हारे पास दिन में कोई काम नहीं है बेटा, स्ट्रिंग बना लेना। अब वो सिस्टर बल्कि अभी आपका चल रहा था, ये स्ट्रिंग यहीं बैठ के बना रहा था, इसने कंप्लीट कर ली। और फिर क्या है, आज आप शुरू करेंगे ना इस चीज को, तो आपको हो सकता है 6 महीने साल लग जाए जब आप चेंज थोड़ा देखने शुरू करेंगे, बट एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग विल लीड टू सक्सेस। वो खेलते हैं बच्चे, ज्यादा लगता है हमारे बच्चों को, एक जो हैबिट हो जाती है, उन हैबिट्स को बदलने में बहुत टाइम लगता है, पर सिखाएं तो कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, करते हैं। जैसे हमने टैब दिलाया इसको, तो वो सिखाने में या उसमें डालने में शेफाली ने हेल्प की, तो सीख जाता है। अब हमसे ज्यादा अच्छी पजल कर लेता है, हमें नहीं समझ आता, कई बार हम देख रहे होते हैं, इतनी जल्दी उसको लगा के फिट कर देता है, हमें नहीं समझ में आता। जी हाँ, मेरे से तो नहीं होता, इसकी बहन से तो फिर भी हो जाता है। जी हाँ, और मैं ये कहूंगी कि आप सबके तो बच्चे मुस्कान में आते हैं, आप जरूर जिस भी यूनिट में उन टीचर से बात करिए, दे विल हेल्प यू इन फाइंडिंग few activities in which your child can self-engage. Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैं मानिक की मदर, मानिक आहूजा। हाँ जी। He was लेमन ट्री के लिए पहले सिलेक्ट हुआ था। He worked there for 2.5 years. उसके बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से ही रिजाइन देयर। नाउ ही इज इन मुस्कान ओनली। अभी आजकल स्टेशनरी यूनिट में है। हाँ जी मैम, मैं ये एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। मानिक, हम कहें कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली ही कैन डू एवरीथिंग, हाँ जी, ऑलमोस्ट।
एंड अब जैसे अब बड़ा हो रहा है वो, अब वो हर वो नॉर्मल चीज करना चाहता है, जैसे आजकल जिद कर रहा है मुझे भी गाड़ी चलाना सिखाइए। तो इस तरह से कैसे इसको टैकल करें, कैसे इस तरह से इसको मतलब आगे चल के क्या समझाएं उसको? ऐसा है कि मुझे एक अच्छा मतलब एक सल्यूशन मिला था इसके लिए। तो एक आप ये काम करके देखें कि गाड़ी चलाने के लिए 12वीं पास करना या जो भी ऐसा कुछ लगा दीजिए कंडीशन, वही गाड़ी चला सकते हैं, उन्हीं को लाइसेंस मिल सकता है। पहले तो कि लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, और तुमने तो करी नहीं है पढ़ाई, तो इसलिए लाइसेंस नहीं मिल सकता। एक्चुअली हमने, हाँ जी मैम, हमने सेम चीज इसको करी। पहले हमने इसको बोला कि अभी 21 इयर्स हो जाइए उसके बाद बनेगा लाइसेंस। देन मैंने इसकी एज लिमिट 30 इयर्स कर दी। 30 इयर्स से पहले नहीं बनता। अब 30 का हो जाएगा 3 इयर्स बाद। अभी से काउंट करना शुरू हो गया कि मैं 30 का हो जाऊंगा तो मुझे कार सिखाओगे आप। नहीं, पर आपने ना थोड़ा पोस्टपोन किया उसको। हाँ जी, अगर उसकी जगह कोई ऐसी कंडीशन, क्योंकि वो भी तो सही बात है ना कि सर्टेन लेवल ऑफ लिटरेसी इज रिक्वायर्ड। यस। तो वो कहें कि जब तक ये नहीं हुआ तो उनको फिर लाइसेंस नहीं मिलते। और फिर कुछ थोड़े एग्जाम्पल भी दे दीजिए। आपके घर कोई काम करने वाला आ रहा है कि देखो इसके पास है लाइसेंस, उसके पास है लाइसेंस, नहीं है ना, वो लोग नहीं चला सकते गाड़ी। तो इस तरह से करके आपको ऐसा एक क्या कहना चाहिए, सल्यूशन देना पड़ेगा जो लॉजिकल भी हो, जिसको आप सस्टेन कर सकें। अभी रिसेंटली मैंने उसको कहना शुरू किया कि आप फिर से जॉब, बिकॉज नाउ आई डोंट नो क्या हुआ है इसको, जॉब करने से कतरा रहा है अभी। ही डोंट वांट टू गो अगेन इन जॉब। मानिक, जरा मैं पता करती हूँ कि ऐसा तो मेरी नोटिस में नहीं आया कि कोई बच्चा वहां पे नहीं काम कर रहा। तो मानिक, अगर आप याद हो, डॉक्टर इशिता, हिज सिस्टर, हम लोग मिले थे। ओके ओके। नहीं, पर वो कारण क्या है कि वहां पे क्या हुआ? एक्चुअली उसमें मैम इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। अच्छा अच्छा। तो हेल्थ इसकी काफी वो, इसको इतना स्टेमिना नहीं था कि वहां पे वर्क कर पाए। ओके ओके। बट एट दैट टाइम अभी ही इज ऑलराइट। मुस्कान? यस मैम। तो अगर वो खुश है तो आप चाहते हैं कि वो वापस फिर से जाए लेमन ट्री में? नहीं, लेमन ट्री तो वो किसी भी कीमत पे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। बट another job, some other job, of course, because हमें लगता है कि इसका वेस्ट हो रहा है। लाइक he can do, कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो बाहर प्लेसमेंट है, हाँ, ये बाहर प्लेसमेंट सिर्फ मुस्कान ही अभी करा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और हमारा ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इसमें हमें अच्छे जॉब मिल गए हैं जो कि हमारे बच्चे कर सकते हैं और उन्होंने सक्सेस दिखाई भी है। ठीक है। उसके अलावा अभी और भी जगह हैं जहां पर एक्सप्लोर मुस्कान और आगे करेगा, बट होंगे वो सारे मैनुअल जॉब, वो मेज कुर्सी पे बैठ के करने वाले नहीं होंगे। नहीं, ही इज मैनुअल कर सकता है मैम। ही इज वेरी गुड इन आर्ट। अभी रिसेंटली मृदुला मैम के आर्ट से नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। यस मैम, यस मैम। आर्ट कैन बी अ हॉबी, इंटरेस्ट, जिसमें घर में वो से अच्छी अच्छी चीजें बना सकता है, बट नौकरी करने के लिए स्किल चाहिए। और वो स्किल जहां हमारे बच्चे काम, बिकॉज यू सी दे हैव प्रॉब्लम इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसलिए उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, तो बल्कि बाकियों से ज्यादा बढ़िया होती है। तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब है जो हाथ का काम है, वो हमारे बच्चे कर सकते हैं बढ़िया।
तो अब But हाल के काम में हाँ जी, मालिक was the मैम 5 में से he was the only one जो जिसने 2.5 years तक उसने सस्टेन किया है वहां पे इन सेक्टर 29 गुड़गांव। अच्छा, तो ही वॉज वेरी गुड, उसकी तारीफ भी बहुत होती थी, सुरेंद्र सर भी काफी तारीफ करते थे, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ ओनली लास्ट में इसके पास बिल्कुल स्टेमिना ही नहीं था। या तो इसको मैम हमें सजेस्ट करिए इसको मेंटली कैसे प्रिपेयर करें दोबारा उसी उसमें जाने के लिए। ऐसा है कि आप इस चीज को ना थोड़ा अलग से इंडिविजुअली बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसकी थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा सारी चीजें, उसमें टीचर भी इन्वॉल्व होंगे, सुरेंद्र भी इन्वॉल्व होंगे, तो तब हम समझ पाएंगे। तो अभी इस समय पूरे फैक्ट्स है नहीं मेरे पास कि मैं आपको अच्छे गाइड कर सकूं इसमें। मैम हम लोग इनका केस कॉन्फ्रेंस ले लेंगे मानिक आहूजा का, और फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे इस केस को। और हमारा समय खत्म, ये समाप्त हो चुका है, 5:07 हो गए हैं। तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन रह गए हैं मैम से पूछने के लिए तो आप बेशक हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको मेल पे आंसर करेंगे उसके बारे में। और अगले महीने फिर हम आपके लिए इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें कि आपके सारे सवालों को का भी जवाब देंगे। थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीवन। आखिर में खाली एक बात कहना चाहती हूँ, देयर इज नो रीजन दैट whatever difficulty you are experiencing or your child is experiencing, there is no reason that it cannot be overcome. ठीक है, तो आप कोशिश करते ही रहते होंगे, और हमारा अनुभव बहुत सारे बच्चों के साथ ये बताता है कि सब कुछ पॉसिबल है अगर हम उनकी स्ट्रेंथ्स को भी पहचाने और उनकी लिमिटेशंस को भी पहचाने और एक सही दिशा में हम काम करें। आप लोगों में से जिसको भी कभी भी इंडिविजुअल कोई डिस्कशन करना हो तो आप स्मृति को कांटेक्ट करिएगा एंड वी विल हैव अ 1-to-1 टॉक। थैंक यू सो मच। यस मैम, लेकिन Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And thank you everyone for joining us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Okay. Thank you, ma'am.